हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एरोडोफ के कुछ क्वेश्चंस। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला था कि सर आप जो एरोडोफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जेई के रिलेवेंट उस पर वीडियोस भी बनाइए। तो मैंने डिसाइड किया कि हर चैप्टर के जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो जेई के लिए इंपॉर्टेंट हैं उन पे मैं वीडियोस बनाऊं। और मैं कोशिश करूंगा कि पाथ फाइंडर के भी अच्छे क्वेश्चन जो जेई के लिए इंपॉर्टेंट है उस पर वीडियोस बनाऊंगा। बाकी अपना मैग्नेटिज्म के सारे वीडियोस कंप्लीट हो गए, यूट्यूब पर हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 3-4 लेक्चर के वीडियोस मैंने डाल दिए हैं। बाकी और भी जल्दी से जल्दी मैं इसको कंप्लीट करूंगा। आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज और वीडियोस को लाइक करिए। तो आज मैं रोटेशनल मोशन से स्टार्ट कर रहा हूं। तो एक क्वेश्चन है एरोडोफ का, इन द अरेंजमेंट shown in figure 1.56, the mass of the uniform solid cylinder of radius r is m, and the masses of two bodies are equal to m1 and m2. The thread slipping and the friction in the axle of the cylinder are supposed to be absent. Find the angular acceleration of the cylinder and the ratio of tension T1 upon T2 of the vertical section of the thread in the process of the motion. हमें एक ये सिलेंडर दे रखा है, इसकी रेडियस आर है, सॉलिड सिलेंडर है, एक पुली है एक, और एक थ्रेड है। थ्रेड हमारा मासलेस है और ये दोनों मासेस हमें दे रखे हैं m1 और m2। हमें T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है और इसका जो भी एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा ये निकालना है। अगर हम बात करें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की, तो वहां पे जो पुली होती थी वो आइडियल होती थी। आइडियल मतलब मासलेस फ्रिक्शनलेस। तो उस केस में जो पुली होती थी वो रेस्ट में रहती थी। मान लो इसको पुली बोल दें तो पुली रेस्ट में रहती थी और जो रोप है वो स्लिप करती थी, इस टाइप से स्लिप करती थी, लेकिन पुली रेस्ट में होती थी। लेकिन यहां पर रोटेशनल मोशन में जो पुली के क्वेश्चंस होते हैं जनरली, वहां पर पुली और थ्रेड के बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं होती। इसलिए अगर मान लो ये थ्रेड है और थ्रेड और सिलेंडर के बीच में या पुली के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, इसका मतलब अगर थ्रेड नीचे जाएगा तो साथ साथ इसको भी रोटेट होना पड़ेगा नो स्लिपिंग के लिए। ये मेजर डिफरेंस है। और आइडियल पुली में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में टेंशन भी जो था वो हर जगह सेम था थ्रेड में, लेकिन यहां पे टेंशन की जो वैल्यू है पुली के एक साइड में अलग होगी, दूसरी साइड में अलग होगी। ये एक डिफरेंस है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मेथड 1 से हम देखते हैं। हमारे पास ये है, ये पुली है और इस पे एक रोप ऐसे जा रही है, ये हो गया आपका मास m1 सॉरी m2, ये हो गया m1। ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि m2 की वैल्यू m1 से ज्यादा है। तो m2 जो होगा वो हमने माना कि नीचे जाएगा किसी एक्सेलरेशन a2 से और ये a1 से ऊपर जाएगा। अब है क्या, हमें दे रखा है कि थ्रेड और पुली के बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं है। तो इसको समझते हैं। तो हम यहां पर पुली बना रहे हैं। अब हमने एक पॉइंट ये ले लिया P और ये ले लिया हमने Q। ये जो है पुली के ऊपर पॉइंट है और P के कांटेक्ट में हमारे पास एक रोप है। ये M2 है। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया P डैश और ये हमारे पास है M1, इसको P बोल देते हैं इस वाले पॉइंट को।
क्योंकि ये पॉइंट एक ही है और ये वाला एक ही हो गया। अब हमें दे रखा है कि भाई ये जा रहा है A2 से, तो अगर M2 A2 से नीचे जा रहा है तो रोप के हर पॉइंट का एक्सेलरेशन भी A2 होगा। तो पॉइंट P का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी A2 होगा। यहां पे ये जा रहा है A1 से, तो इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन A1 होगा। अब पुली पे एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है ये रोप पर, इनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है। तो इनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है तो इसका मतलब इसको रोटेट करना होगा। मान लें इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, रेडियस r है, तो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा r अल्फा, सिमिलरली इसका भी हो जाएगा r अल्फा। तो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट में कोई स्लिपिंग नहीं है, ऐसे इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में कोई स्लिपिंग नहीं है। इसका मतलब नो स्लिपिंग, तो इनकी वेलोसिटी भी बराबर होगी, इन दोनों पॉइंट की, और एक्सेलरेशन भी बराबर होगा। तो मैं बोल सकता हूं एक हमारे पास इक्वेशन होगी कि जो P का एक्सेलरेशन है A2 वो किसके बराबर होगा, R अल्फा के बराबर। दूसरा जो Q का एक्सेलरेशन है, Q कौन सा पॉइंट, जो कि पुली के ऊपर है, उस पॉइंट का एक्सेलरेशन R अल्फा है, लेकिन Q जो दूसरा पॉइंट है जो रस्सी पर है उसका A1 है, तो A1 भी R अल्फा के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि A1 बराबर A2 बराबर R अल्फा, इसको मैंने कैपिटल A बोल दिया। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड दोनों ब्लॉक का, एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है दोनों ब्लॉक्स का सेम आ जाएगा और वो किसके बराबर होगा, R अल्फा के बराबर। ये कैसे आया, नो स्लिपिंग की कंडीशन हमने लगाई है यहां पे, नो स्लिपिंग। अब बात कर लेते हैं इनकी एफबीडी की। एफबीडी अगर बनाएंगे तो यहां पर हम शो कर देते हैं, ये हमारे पास है पुली, और ये इसके ऊपर रस्सी जा रही है, इसका मास हमें दे रखा है M2, इसका मास हमें दे रखा है, रेडियस R है। इसका मतलब पुली को भी रोटेट होना पड़ेगा, तो पुली भी अगर रोटेट हो रही है तो दोनों साइड का टेंशन सेम नहीं हो सकता। अगर दोनों साइड में टेंशन सेम होगा तो पुली पर नेट टॉर्क 0 हो जाएगा, पुली रोटेट ही नहीं कर पाएगी। इसका मतलब टेंशन दोनों साइड में डिफरेंट होगा। इसका तो एक वेट M2G नीचे लगेगा, इस साइड में हमने टेंशन बोल दिया T2, तो यहां भी क्या होगा T2, और इस साइड में हम टेंशन बोल देते हैं T1। दोनों साइड में सेम नहीं हो सकता, अगर सेम टेंशन होगा तो पुली पे टॉर्क 0 हो जाएगा, पुली रोटेट ही नहीं कर पाएगी। M1G। अब ये अभी हमने देखा कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो ये कैपिटल A से नीचे जाएगा, ये कैपिटल A से ऊपर जाएगा, और ये अल्फा से रोटेट करेगा। तो एक तो इक्वेशन हम यहां बोल देते हैं कि भाई A बराबर क्या होगा आपका R अल्फा। अभी ऊपर हमने देखा था, कंडीशन निकल के आई थी, A बराबर कैपिटल A बराबर R अल्फा। एक कंडीशन हमारी ये हो गई है। दूसरी हम बात कर लेते हैं, M2 की इक्वेशन बनाते हैं। M2 नीचे जा रहा है, नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव होती, M2 जो जिधर मोशन होता है वो वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो M2 नीचे जा रहा है तो नीचे की पॉजिटिव मानेंगे। तो M2 की इक्वेशन क्या होगी, M2G माइनस T2 बराबर हो जाएगा M2A, और हमारे पास M1 के लिए, M1 ऊपर जा रहा है तो M1 के लिए ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो M1 की इक्वेशन क्या लिखेंगे, T1 माइनस M1G बराबर हो जाएगा M1A। अब चौथी इक्वेशन हम बनाएंगे पुली के लिए। तो पुली की एफबीडी अगर हम बनाएं
यहां पे पुली जो है वो एक सिलेंडर है, तो ये T2, इधर आपका है T1, ये है इसका वेट, और इस रोप में भी कुछ टेंशन है T, ये है। और पुली रोटेट कर रही है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, ये R, और ये भी है R। अब ये जो एक्सिस रोटेशन है वो सेंटर ऑफ मास से होके जा रही है, तो हम जानते हैं नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द पुली शुड बी इक्वल्स टू ICM अल्फा। ये इक्वेशन हम लगा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस पुली की, तो mg जो है उसके सेंटर पे लग रहा है। अगर कोई फोर्स अगर हमें किसी फोर्स का टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट निकालना है और वो फोर्स उसी पॉइंट पे लगता है तो टॉर्क जीरो होता है। तो mg का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो और इसका भी जीरो, तो ये आपका इस वाले टेंशन का और mg का जीरो हो जाएगा, केवल किसका होगा, T2 और T1 का। तो T2 उसको कैसे घुमाएगा, T2 को पकड़ के खींचते हैं तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा। अगर केवल T1 होता तो इसको कैसे घुमाता, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम बोल सकते हैं T2 का जो टॉर्क हो जाएगा T2 इंटू O से डालेंगे परपेंडिकुलर T2 की लाइन पर, तो T2R ये कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज। T1R एंटी क्लॉकवाइज बराबर हो जाएगा ICM अल्फा। ICM अल्फा आपका हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पास क्या है, सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर है, सिलेंडर का कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr² / 2 इंटू हो जाएगा अल्फा। क्लॉकवाइज को हम ले लेते हैं, क्योंकि रोटेशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, तो क्लॉकवाइज आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां पे देखो T2R पॉजिटिव और T1R नेगेटिव हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी T2R माइनस T1R बराबर mr² / 2 अल्फा, R से R कट जाएगा, तो T2 माइनस T1 बराबर m/2 R अल्फा। और हम लोग जानते हैं कि R अल्फा जो है वो क्या है, A। कहां से, पहली इक्वेशन क्या है, नो स्लिपिंग से जो बनी है, A बराबर R अल्फा, तो R अल्फा की जगह हमने कैपिटल A रख दिया, तो ये हमारे पास फाइनली इक्वेशन बन जाएगी T2 माइनस T1 बराबर ma/2। ये इक्वेशंस बन गई। अब इनको हमें सॉल्व करना है, तो देख लेते हैं। एक है हमारे पास m2g माइनस T2 बराबर कितना, m2a। एक इक्वेशन कौन सी बनी, T1 माइनस m1g बराबर होगा m1a, और एक पुली की इक्वेशन बनी है, ये सिलेंडर है पुली हमारा, T2 माइनस T1 बराबर हो जाएगा ma/2। अब इनको अगर मैं ऐड करूं तो T2 से T2 गया, T1 से T1 चला जाएगा, और यहां से हमें कैपिटल A मिल जाएगा m2 माइनस m1 इंटू जी, कैपिटल A हमारा हो गया इधर, ये m1 प्लस m2 प्लस में हो जाएगा m/2। यहां से मैं कैपिटल A की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा कैपिटल A बराबर हो जाएगा m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस में m/2। ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, A बराबर R अल्फा, तो अल्फा आपका हो जाएगा A डिवाइडेड बाई R, और इसको हम लिखेंगे तो अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी
M2 माइनस M1G डिवाइडेड बाय M1 प्लस में M2 प्लस M/2 R से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हमें निकालना है T1 और T2। तो दूसरा जो पार्ट था उसमें हमें T1/T2 की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाली इक्वेशन से हम T2 निकाल सकते हैं, जैसे ये जो इक्वेशन में दे रखी है, इस वाली से T2 पता लग जाएगा, इस वाली से T1 पता लग जाएगा। तो अगर मैं कहूं तो यहां से T2 हो जाएगा फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, M2G माइनस M2A। तो यहां से T2 की वैल्यू होगी M2G माइनस A, और ये जाएगा T1 माइनस M1G बराबर होगा M1A। तो हो जाएगा T1 को मैं लिखूंगा M1G प्लस A। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है T1 डिवाइडेड बाय T2 की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू G प्लस A अपॉन में G माइनस A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये हो जाएगा M1 अपॉन में M2 इंटू G प्लस A कितना होगा, M2 माइनस M1 इंटू G अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M/2 डिवाइडेड बाय G माइनस A। तो G माइनस A हो जाएगा M2 माइनस M1 इंटू G अपॉन में होगा M1 प्लस M2, ये हो जाएगा। और यहां से हम क्या करेंगे, T1 डिवाइडेड बाय T2, G कॉमन आ जाएगा, G से G कट जाएगा, ये हो जाएगा M1 अपॉन में M2, ऊपर से G नीचे से G कॉमन के कट जाएगा, और ये ऊपर होगा M1 प्लस में M2 प्लस M/2, और उधर होगा M2 माइनस M1। सिमिलरली हम यहाँ पे कर देंगे M1 प्लस M2 प्लस M/2 माइनस M2 प्लस M1। तो M1 से M1 गया, यहाँ से M2 से M2 चला जाएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करें फर्दर तो T1 डिवाइडेड बाय T2 बराबर होगा M1 अपॉन में M2, और ये देखो हो जाएगा 2M2, ये हम लिखेंगे 4M2 प्लस M, यहाँ पे हो जाएगा 4M1 प्लस M, ये आ जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया। अब हमारे पास एक और मेथड है, शॉर्ट ट्रिक है, एक्सलेशन हम उस ट्रिक से बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं। तो ये देखते हैं मेथड 2। शॉर्ट ट्रिक, तो हमारे पास क्या था कि भाई ये पुली है जो कि सिलेंडर है यहां पे इस केस में, ये आपका है M2,
ये आपका M1 है, रेडियस इसकी R है। तो रोप और पुली के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है। तो हमें इतना पता लगा कि ऐसे केसेस जहां पे रोप और पुली के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होती, उस केस में M2 और M1 दोनों के मैग्नीट्यूड जो है एक्सेलरेशन के वो सेम होंगे। ये A नीचे, ये ऊपर, तो इसको भी रोटेट होना पड़ेगा अल्फा से, और अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A डिवाइडेड बाई R। तो अगर हम A चाहते हैं तो A का एक फॉर्मूला जो हमें याद रखना है कि A क्या है, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन समेशन M प्लस समेशन I अपॉन में R स्क्वायर। इसको बोल सकते हैं टोटल लीनियर मास, और इसको बोल सकते हैं टोटल रोटेशनल मास, ये हम कह सकते हैं। अब क्या है, तो नेट पुलिंग फोर्स क्या है, इस ब्लॉक को कौन खींच रहा है, M2G, इसको कौन खींच रहा है, M1G। तो अगर मैं इन दोनों ब्लॉक को ऐसे हॉरिजॉन्टल में लिख लूं, ये ऐसे बना लूं, इसको हमने सीधे हॉरिजॉन्टल में कर लिया, तो इसको M2G इधर पुल करेगा, इसको M1G। तो M2G माइनस M1G ये आपका नेट पुलिंग फोर्स होगा। तो कैपिटल ए हम कैसे निकालेंगे, नेट पुलिंग फोर्स, तो M2G माइनस M1G नेट पुलिंग फोर्स, तो हो जाएगा M2G माइनस M1G डिवाइडेड बाय टोटल लीनियर मास। तो एक लीनियर मास ये लीनियर इनका, क्योंकि M2 और M1 क्या है, लीनियर मोशन हो रहा है, तो टोटल लीनियर मास कितना हो जाएगा, M1 प्लस में M2 प्लस I अपॉन R स्क्वायर। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पुली। पुली यहां पे क्या है, सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, तो यहां पे रख दीजिए आप। तो ये हो जाएगा कैपिटल A बराबर M2 माइनस M1 इंटू जी, ये हो जाएगा, और अपॉन में क्या होगा, M1 प्लस में M2 प्लस हो जाएगा MR स्क्वायर बाई 2 और R स्क्वायर, ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा M2 माइनस M1 इंटू जी डिवाइडेड बाय M1 प्लस में M2 प्लस M/2, ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब T1 T2 निकालने हैं, तो अब T1 T2 के लिए पूरा हमें एक्सेलरेशन डायरेक्ट हमने निकाल लिया यहां से, और अगर हमें T2 निकालना होगा तो T2 यहां पे होगा, ये T1 होगा। अब T2 के लिए तो हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो M2G नीचे, तो M2G माइनस T2 बराबर M2A। M1 के लिए M1 ऊपर जा रहा है, तो T1 माइनस M1G बराबर हो जाएगा, यहां से T2 मिल जाएगा, यहां से T1, क्योंकि A की वैल्यू यहां पे और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जब इन इक्वेशन में A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो T1 T2 की वैल्यू आ जाएगी, जैसे हमने ऊपर निकाला था। इस मैं मेनली इस शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहा था कि एक्सेलरेशन डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक मेथड है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि किसी सिस्टम पे जो नेट टॉर्क होता है वो था रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अब क्या है, हमारे पास
ये सेंटर है, ये M2 है, ये M1 है, ये नीचे जा रहा है। तो अगर इसकी वेलोसिटी v बोलता हूं तो इसकी भी वेलोसिटी v होगी। नो स्लिपिंग की कंडीशन की अगर हम बात करें तो दोनों की वेलोसिटी के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो सेम होंगे, वो b के बराबर होंगे, और किसके बराबर होगा, r में। तो ये b से नीचे जाएगा तो ये b से ऊपर जाएगा, और इसको रोटेट होना पड़ेगा ओमेगा से। एक बात ही हो गई। अब है क्या, हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो हमने क्या करा, ओके अबाउट, ये मेरे पास m2 है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 हो गया, इसका लीनियर मोमेंटम हो गया m2b, ये हो जाएगा आपका r1, और इसके लिए हो जाएगा आपका m1b। तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम इस सिस्टम का लिखें तो सिस्टम में क्या क्या चीज है, m2 है, m1 है, पुली है, तो इसका हो जाएगा r2 क्रॉस m2b, और इसका हो जाएगा m1 का r1 क्रॉस m1b, और इसका हो जाएगा आपका ICM ओमेगा। ठीक है, अब बात करते हैं R2 क्रॉस MB। तो अगर R2 पे हाथ रखेंगे, ये हमारा जो राइट हैंड है R2 पे है, और अपने फिंगर्स को M2B की तरफ चले जाएंगे, तो फिंगर्स कैसे रोटेट हो रही हैं, क्लॉकवाइज। तो इसका एंगुलर मोमेंटम का सेंस क्लॉकवाइज है, और ऐसे अगर हम घुमाएं तो थंब अंदर की तरफ बता रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम अंदर की तरफ होगा। इसकी हम बात करें कि R1 इधर है, तो R1 पे हमने हाथ रखा, अपने फिंगर्स को हम कर्ल करेंगे M1B की तरफ, तो ये भी क्लॉकवाइज बता रही हैं, तो ये भी क्या होगा, क्लॉकवाइज अंदर की तरफ। ये भी कैसे रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, तो थंब अंदर की तरफ। अब एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट कैसे निकालते हैं किसी पार्टिकल का, लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम की लाइन पर उस पॉइंट से डालेंगे परपेंडिकुलर जिसके अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना होता है। तो M2B तो इसका लीनियर मोमेंटम हो गया, तो इसके लिए मुझे डालना होगा परपेंडिकुलर जो हो जाएगा R, और इसके लिए इधर डालना होगा जो हो जाएगा R। तो एंगुलर मोमेंटम आपका हो जाएगा M2B इंटू R क्लॉकवाइज, M1B इंटू R क्लॉकवाइज। ICM क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर, ये हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, और हम जानते हैं कि v किसके बराबर है, r ओमेगा के। तो यहां पे जो r ओमेगा को मैं v लिख दूंगा, तो मेरा जो एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन आ जाएगा, br मैंने कॉमन ले लिया, m2 प्लस m1, और ये हो जाएगा m/2। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद टाइम। तो dB/dt हो जाएगा a, तो r m1 प्लस m2 प्लस में हो जाएगा m/2 इंटू हो जाएगा dB/dt। dB/dt क्या हो जाएगा, एक्सलेशन हो जाएगा ब्लॉक्स का, तो ये हो जाएगा आपका dL/dt बराबर r m1 प्लस में m2 प्लस m/2 इंटू a, इक्वेशन 1। अब बात करते हैं टॉर्क की। इस पे जो टोटल टॉर्क है वो कैसे निकालेंगे, m2, ये m1, टेंशन T2, इधर भी टेंशन T2,
इंटरनल हो जाएगा टेंशन, इधर है M2G, ये है आपका T1, इधर भी T1, और ये हो जाएगा M1G। इसका जो वेट होगा वो mg इधर लगेगा और टेंशन हो जाएगा T इधर, ये सेंटर मास है इसका। अब अगर मुझे नेट टॉर्क निकालना है, ओके अबाउट नेट एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया, तो T2 का जितना, T2 क्या ये पेयर में, तो जितना इसका होगा उतना इसका होगा अपोजिट में, तो ये टेंशन तो इंटरनली इनके टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, कैंसिल कर जाएंगे क्योंकि पेयर में है ये और ये पेयर में है, तो जितना T1 का इस वाले का होगा उतना इसका होगा अपोजिट में। अब ये जो mg है इसका भी जीरो होगा, इसका भी जीरो होगा, बचा कौन, ये M2G। तो नेट टॉर्क जो हो जाएगा ओके अबाउट, तो M2G की लाइन ये है, तो M2G की लाइन पे डालेंगे परपेंडिकुलर, कितना हो जाएगा M2GR, कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज। M2G को पकड़ के खींचेंगे तो क्लॉकवाइज, अगर केवल M1G होता तो कैसे घूमता, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम बोलेंगे M1G का जो टॉर्क होगा M1G इंटू आर, एंटी क्लॉकवाइज, और घूम कैसा रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है तो इसका मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क ज्यादा होगा, तो नेट टॉर्क ओके अबाउट हो जाएगा M2GR माइनस M1GR। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम जानते हैं नेट टॉर्क अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट पॉइंट। तो सेकंड से हमारे पास जो टॉर्क हो जाएगा M2GR माइनस M1GR बराबर ये हो जाएगा dl/dt, हमारे पास कितना आया, R इंटू ये A इंटू R M1 प्लस में M2 प्लस में M/2। तो R ये R कट जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा M2 माइनस M1 इंटू G डिवाइडेड बाय M1 प्लस में M2 प्लस में M/2, ये हो जाएगा। बाकी टेंशन निकालेंगे तो टेंशन के लिए तो जैसे पहले किया था, M2 की इक्वेशन बनाएंगे, M2G माइनस T2 बराबर M2A, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, T2 आ जाएगा। सिमिलरली T के M1 ऊपर जा रहा है तो T माइनस M1G बराबर M1A, ए की वैल्यू रख देंगे तो T1 निकल जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 3 मेथड हो गए। फर्स्ट मेथड फोर्स की इक्वेशन और टॉर्क की इक्वेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है, जनरली इसी से सॉल्व करते हैं। लेकिन शॉर्ट ट्रिक जो है वो एक्सेलरेशन बड़ी जल्दी से निकल जाएगा शॉर्ट ट्रिक से। तो जब हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने होते हैं तो ट्रिक से हम तुरंत एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हमारा काफी आसान हो जाता है। और दूसरा एंगुलर मोमेंटम का भी ये बहुत ही अच्छा है। ये वाला सवाल तो किसी से भी कर लो, बाकी एंगुलर मोमेंटम आगे जाके भी हमें बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो इससे भी हम कर सकते हैं। थैंक यू।